नमस्कार जोहार, एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से गांव-गांव तक में अभी हम मौजूद हैं पारसनाथ के तलहटी में स्थित मानटांड़ तोपचांची प्रखंड के मानटांड़ गांव में हैं। हमारे साथ टाइगर जयराम महतो जी हैं। आज जो विवाद पूरे जो भारतवर्ष में एक विवाद जो उठा है पारसनाथ पहाड़ को लेकर, आज हम बात करने पहुंचे हैं खासकर जयराम जी से, काहे कि इनको लोग पूरे झारखंड प्रदेश में सारे बूढ़े बच्चे महिलाएं सब सुनते हैं, लेकिन अभी तक आम जनता के बीच में विवाद को समझने के लिए अभी तक कोई ऐसा वक्ता नहीं आया है कि जिसे गांव देहात के लोग इस विवाद को समझ सके। यही विवाद को समझने के लिए अभी हम पहुंचे हैं। दादा के पास आज जानकारी लेना चाहते हैं कि पारसनाथ विवाद में क्या है, इसका क्या समाधान होना चाहिए, इस मुद्दा को लेकर क्या कहना चाहेंगे दादा जी? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, पारसनाथ सबके लिए आस्था का विषय है। किसी के लिए आस्था का है, किसी के लिए उसका कर्म भूमि है, किसी के लिए उसका गांव है। तो सबके भावनाओं को सम्मान होना चाहिए। एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए, एक तरफा निर्णय नहीं होना चाहिए। धर्म और आस्था के नाम पर इंसान का बलिदान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया ने बहुत कुछ देखा। धर्म और मजहब के नाम पर बार बार वो बातें नहीं दोहरानी चाहिए। तो इसीलिए मेरा मानना है, जो विशेष समुदाय के लोग अपनी आस्था का बात हवाला देते हुए जो मांग कर रहे हैं, तो उनके लिए एक विशेष क्षेत्र देखा जाए। क्योंकि पारसनाथ पहाड़ अलग है और समृद्धि शिखर अलग विषय है। उसमें छोटी छोटी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, टापू हैं, टीले हैं। तो ठीक उसी प्रकार उनका जहाँ आस्था का केंद्र है, उसे सुरक्षित किया जा सकता है कि उस परिसर में कोई जाता है तो कुछ चीज़ों को प्रतिबंध किया जा सकता है, खाने वाली, पीने वाली, पहनने वाली। लेकिन समस्त पहाड़ की अगर आप बात करते हैं, जिसे पारसनाथ कहते हैं, बड़ा पहाड़ कहते हैं, तो ये कतई उचित नहीं है। क्योंकि पारसनाथ पहाड़, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16,000 एकड़ फैला हुआ है, तो 16,000 एकड़ में संभव नहीं है कि आप एक ही नियम को थोप सकते हैं। उससे क्या है कि सबसे पहली बात, लोग ये उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार राम मंदिर हिंदुज़म के लिए है, मक्का इस्लामिक के लिए है, लेकिन ये उस उदाहरण को आप यहाँ इसलिए नहीं ले सकते हैं कि वहाँ उनकी ज़मीनें हैं, जिनकी आस्था उनकी ज़मीनें हैं, उनका वहाँ गांव है, उनका वहाँ घर है। लेकिन यहाँ जिनकी आस्था की बात हो रही है, उनका एक भी घर नहीं है, वहाँ उनका एक भी गांव नहीं है, उनका एक बित्ता ज़मीन नहीं है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें, दोनों विषय अलग है। यहाँ गाँव किनका है, जो उनकी जो धार्मिक पहचान, उससे आस्था भिन्न रखते हैं। वो आस्था रखते हैं अपना अहिंसा पर, जबकि यहाँ ये जो बाकी लोग हैं, जो आदिवासी मूलवासी कम्युनिटी के लोग हैं, इनका जो देता होता है, इनका जो भी कर्म स्टार्ट होता है, वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बलियों के बाद स्टार्ट होता है। तो इसलिए अलग विचारधारा के लोग हैं। तो इसलिए या तो आप उनके विचारधारा को इन पर स्थापित नहीं कर सकते हैं। जब आप इनकी विचारधारा को खुद पर स्थापित नहीं करने देंगे, तो फिर उनकी विचारधारा को इनके साथ क्यों स्थापित किया जाएगा? इसीलिए उनकी विचारधारा का भी सम्मान हो, इनकी विचारधारा का भी सम्मान हो, उनकी आस्था का भी सम्मान हो, इनकी भी आस्था का सम्मान हो। तो इसीलिए मेरा मानना है, जो विवाद पूरे भारतवर्ष में दिख रहा है, इसलिए विवाद भी इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो विषय, वो समुदाय है, वो कहीं ना कहीं भारतवर्ष का सबसे धनी समुदाय है। और धनी समुदाय होने के कारण वो आंदोलन करने में उनके पास सुविधा हो रही है, और वो अपनी बात को पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में रख रहे हैं। लेकिन क्या आदिवासी, गरीब, मूलवासी, किसान, कामगारों की कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? उनका भी तो गांव है। वही बात है कि एक बाइट आपका हम सुने किसी न्यूज़ चैनल में कि आपने बताया कि बहुत बड़ा साजिश चल रहा है पारसनाथ पहाड़ को लेकर, कि आने दिन यहाँ मूलवासियों को अपना खेती बाड़ी करने के लिए, यहाँ का समस्या झेलने के लिए नहीं, सही, बिल्कुल साजिश चल रहा है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया, चलिए अफवाह ही मानते हैं, लेकिन कभी कभी आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अभी उस समाज का एक माने जो प्रबुद्ध लोग हैं, वे लोग बयान दे रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। इसको अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चलो ये सिर्फ बयान ही है, लेकिन प्रबुद्ध लोग, उस समाज के जो माने गुणी विद्वान व्यक्ति, वे लोग बयान दे रहे हैं कि 5 किलोमीटर का दायरा, कोई बोलता है 50 किलोमीटर का दायरा। आप समझ रहे हैं 5 किलोमीटर का दायरा क्या होगा, कितने गांव बर्बाद होंगे? 5 किलोमीटर का दायरा आप कह रहे हैं अनुशासन फॉलो करने, पूरा पहाड़ पर कह रहे हैं अनुशासन फॉलो करिए, संभव नहीं है। आपने कभी बारीकी से देखिए, आज भी हम लोग गाँवों में रहते हैं, पारसनाथ पहाड़ से सटे हुए छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच हमारा गांव बसता है। यही सतपहरी है, बगल में बनटुंगरी है, बगल में सुअर टुंगरी है, बेरगा है, ललकी है। तो इन पहाड़ों से हमारी आस्था नहीं, आस्था तो अलग विषय है, हमारी दिनचर्या जुड़ी है। हमारे लोग हॉस्पिटल बाद में जाते हैं, पहले पहाड़ों में जाते हैं और किसी माने पेड़ की जड़ को खोज के लाते हैं, पत्तियां को तोड़ के लाते हैं, कोई जड़ी बूटी को तोड़ के लाते हैं, कोई गाछ का छाल को लेकर आते हैं, और उससे हम लोग बीमारी को ठीक करते हैं, उससे हम लोग दवा बनाते हैं, इलाज करते हैं अपना। तो इन बातों को भी समझना होगा। यही नहीं, हमारा बहुत प्रकार, अगर हम गिनती करने जाएंगे तो मुझे लगता है हमारे पास उतना जानकारी नहीं है, इतना गिनती हो जाएगा। अब कैन, पियर, भेलवा उन्हीं पहाड़ों से प्राप्त करते हैं, हम लोग खाते हैं, वो हम जीवन में हमारा हिस्सा है। जब बारिश का महीना आता है तो हम लोग वहाँ से करील प्राप्त करते हैं, जो हमारे सब्जी के रूप में आता है। और उसके प्रतिदिन की बात करते हैं, चलिए प्रतिदिन की बात करते हैं, तो आप जो देख सकते हैं, आपका चाहे इसरी का हाट देखिए, आप निमिया घाट के छोटे छोटे दुकानों को देख लीजिए, या तोपचांची का मार्केट देखिए, या फिर राजगंज का मार्केट देखिए, मैंने इसके रेडियस का जो
पारसनाथ के जो डायमीटर में जो जो मार्केट्स हैं, हरलाडी से लेकर चिरकी तक, वहाँ जाकर देखिए, जो जिसको हम लोग दोना बोलते हैं, पत्तल बोलते हैं, वो पहाड़ों से पत्ते आते हैं और वो आदिवासी मूलवासी का बहुत बड़ा पेट चलता है उससे। दादा, आप पारसनाथ की जो डेली जीवन में जो आम जनता उपयोग में लाती है उस चीज़ को बता रहे, लेकिन जब से भारत सरकार का जब फैसला आए हुए 2-3 बीता ही नहीं है कि एक वीडियो बहुत चर्चित वायरल हो रहा है पारसनाथ पहाड़ को लेकर। कुछ सैलानी चढ़े थे जो ग्रामीण क्षेत्र के कुछ शौक से चढ़े थे, उसके साथ वहाँ के जो तीर्थयात्री है उनके साथ बेहुदा हरकत कर रहे हैं। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उस तीर्थयात्रियों की, ताकि यहाँ पर समन्वय बना रहे आपसे? देखिए, उनको हम सीधा संदेश देना चाहेंगे कि आप उन कंधों को मत भूलिए जिन कंधों पर आप ऊपर की यात्रा करते हैं। लास्ट में वो यात्री शायद जो डोली में ही जा रहे थे, लोकल मूलवासी उसको ढोक ले बिल्कुल बिल्कुल, तो वही बोल रहे हैं कि आप समझिए, ये आदिवासी मूलवासी बहुत सरल लोग होते हैं, इनके कारण आपकी आस्था भी है और इन्हीं के कारण आपकी आस्था के मंदिर नीचे बने हैं, क्योंकि ज़मीनें इनकी है। आदिवासी मूलवासी की ज़मीन है, आपका एक बित्ता ज़मीन यहाँ नहीं है, सीधी सी बात है। किसी भी जो सर्वे है हमारा 1908, 1911, 13 जो भी सर्वे है गिरिडीह के क्षेत्र में, मधुबन के क्षेत्र में जो जो सर्वे हुआ है, उसको सर्वे को आप जाँच कर लीजिए, वहाँ एक बित्ता ज़मीन उनका नहीं है। तो है किनका? आदिवासी मूलवासी का ज़मीन है। तो इसीलिए हम लोग सरल लोग हैं, लेकिन वहाँ बिल्कुल धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। पहला बात आप देख सकते हैं कि वहाँ पहाड़ों पे आग लगता है। आग क्यों लगता है आज तक किसी ने सवाल नहीं किया है, ना कोई जांच टीम गई कि आग आखिर क्यों लगता है, क्या कारण है आग लगने का, प्रत्येक साल क्यों लग जाता है। आग लगने का कारण यही कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो चाहते हैं जंगल में आग लगाकर उनकी सफाई करें, और सफाई करने के बाद वहाँ बड़े बड़े कोठी बने, रेस्टोरेंट बने, रिसोर्ट बने और बहुत सारी सुविधाएँ बने, जिससे कि अरबों अरब का वहाँ मैंने पूंजी इन्वेस्ट हो सके और बहुत बड़ा पैसा कमा सके। और साथ ही देखिए, जब इससे पहले जो सरकार थी उसने इको सेंसिटिव जोन इसको घोषित किया था। इको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है कि आप कोई मैंने जो जंगली जीव जंतु होते हैं, जो पर्यावरण होता है, आप उसे विशेष तौर पे क्षति नहीं कर सकते हैं। यानी वहाँ कोई विशाल कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं हो सकता है। छोटी मोटी झोपड़ियाँ झुग्गियाँ ये सब चलेंगे जो जंगल के साथ रहते हैं, लेकिन कोई उद्योग के वास्ते या फिर कोई कल कारखाने के उद्देश्य से कोई इस तरह की कोई चीज़ स्थापित वहाँ नहीं हो सकती है। लेकिन आप जाके देखिए, वहाँ बड़ी बड़ी लगभग अरबों की लागत से बड़ी बड़ी कोठियाँ वहाँ बनी हैं। तो ये केवल कॉर्पोरेट्स के नज़र को रखकर पारसनाथ को लूट लेना चाहते हैं, और लूट ही नहीं लेना चाहते हैं, बहुत सारे मूलवासी आदिवासियों को वहाँ बेदखल करने की साजिश भी चली जा रही है। अंदर अंदर जो भी सरकारी दफ्तर में चर्चा चल रहा है, कोई बोलता है कि नहीं 105 किलोमीटर का डायमीटर संभव है। 105 किलोमीटर यानी आपका उधर बगोदर, हमारा इधर धनबाद, उधर गिरिडीह और इधर आपका बैरमो फुसरो, वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? तो खैर ये तो मानते हैं, ये बात की बात है, लेकिन जो बयान उनके मुख से आ रहा है, जितने भी चैनल्स के माध्यम से हम लोग उन समुदाय विशेष के लोगों का टिप्पणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग स्पष्ट कहते हैं कि 5 किलोमीटर में किसी भी प्रकार का कोई मने बली हो तो उस पर हत्या का आरोप लगे, दिस दैट। अरे भाई, आपकी आस्था अलग विषय, हमारी भी आस्था है। आपकी आस्था से पहले हमारी आस्था का निर्माण हुआ है। हम लोग कृषि युग से बलि प्रथा चलती है, कृषि युग को आप झुठला देंगे क्या? और अगर ऐसा बात है तो क्या जंगल में बहुत सारे जीव जंतु एक दूसरे जीव जंतु की हत्या करते हैं, क्या किसी में साहस है रोक पाएगा? किसी मंत्र, किसी विद्वान, किसी गुणी में ये शक्ति है, सामर्थ्य है कि जंगल में जो माने पक्षी हैं जंगली, या फिर जो जंगली पशु हैं वह माने जो अपना पेट भरने के लिए किसी की हिंसा नहीं करेंगे? तो ये आस्था अलग विषय है। आस्था के नाम पर आप किसी चीज़ को थोप नहीं सकते हैं। आपकी आस्था का सम्मान किया है, चाहे आप एक भूमिया जी करके हैं। पारसनाथ तो खैर मारंग बुरु के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन हम थोड़ा सा भूमिया जी का भी चर्चा करते हैं, क्योंकि वहाँ और स्थानीय लोग भूमिया जी को जो पूजा करते हैं वहाँ बलि दिया जाता है। लेकिन उन्होंने 5 किलोमीटर दूर से बलि देना स्टार्ट किया, इसलिए कि भाई चलिए अगला समुदाय है उसका वहाँ मंदिर बन गया है, और वे लोग माने कहीं ना कहीं अहिंसक मानते हैं कि कोई बलि नहीं होना चाहिए। तो उनकी सम्मान के लिए लोग 5 किलोमीटर दूर से ही अपना देवता जो है उनको प्रणाम करते हैं कि आप बलि यहीं से स्वीकार कीजिए। तो हमने तो हमेशा खोया है, सहनशीलता है, सहन है। और उसके बाद देखिए, जो आदिवासी कम्युनिटी होता है, खासकर जो संथाल होता है, संथाल के लिए वहाँ एक शिकारी जनी प्रथा भी होती है। यानी जब तक वह एक विशेष दिन के निकलते हैं और जब तक छोटा मोटा कोई शिकार नहीं हो तब तो वो घर वापस नहीं आते हैं। तो ये क्रियाकलाप होता है। अगर आप उस पहाड़ के इर्द गिर्द रहने वाले और कुर्मी कम्युनिटी रहते हैं, उनका भी अगर बात करें तो ये लोग भी कपसा बाबा के नाम से उनका भी जो आस्था है उसमें कहीं ना कहीं मुर्गी चंगना का बलि होता है। तो इसीलिए मेरा मानना है, सबका जो परिसर की बात आती है, देखिए हम लोग भी आस्था जैसी भी है और बढ़िया है, अगर हिंसा की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप हिंसा से रुख नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि शेर और हिरण को प्रकृति ने बनाया है, आप उसे झुठला नहीं सकते हैं। या तो शेर को बनाना चाहे था या तो हिरण को बनाना चाहे था। तो इसलिए आस्था के नाम पर किसी का अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। तो जो परिसर है, जहाँ उनका जो टॉम्ब बना है,
उस परिसर में आप अनुशासन लागू करें कि यहाँ अगर कोई जाता है तो जूता चप्पल का प्रयोग ना करे, यहाँ कोई जाता है तो मादक पदार्थों का प्रयोग ना करे, मांस मदिरा का प्रयोग ना करे। एक विशेष क्षेत्र परिसर कह सकते हैं, पहाड़ पूरा आप नहीं कह सकते। इससे क्या होगा, आने वाला दिन बहुत अराजकता फैलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है गाँव वालों को तो आप बंदूक के नोक पर डरा के रख देते हैं, क्या हमारे पशुओं भी नहीं चढ़ेंगे? अगर हमारे पशु वहाँ चल जाते हैं तो जाहिर सी बात है किसान को हम अपना बच्चा की तरह पशु से प्रेम करता है, वो उसे वापस लाने के लिए पहाड़ पर चढ़ेगा ही। और यह आम घटना है, ये कोई मैंने हज़ारों सालों में या 100 सालों में नहीं होता, ये प्रतिदिन की घटना है कि हमारे पशु दौड़कर चढ़ जाते हैं पहाड़ों में चढ़ने के लिए। तो हम जब लाने जाएंगे तो आप हमें गोली मार दीजिएगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, मोतीलाल बास्की आप सुने होंगे, आप लोग रिपोर्टर हैं, थोड़ा सा इसको भी पड़ताल कीजिए। अभी 9 जनवरी को आप चले जाइएगा घोलढोलकट्टा गाँव, वहाँ आपको उनकी कहानी सुनने को मिलेगी। वहाँ दो मैंने जो कार्यक्रम होता है संथाल समाज के बीच, वहाँ चले जाइएगा, मोतीलाल बास्की की कहानी सुनिए। कि 9 तारीख इसलिए बोले कि हम भी उसी समय मैंने अभी जो सोहरा स्टार्ट हुआ है तो 9-10 को लोग धूमधाम से मनाता है। इस बार क्या तारीख है हमें जानकारी नहीं, तब चले जाए रिपोर्टिंग कीजिए, आपको मने वे लोग बताएंगे कि किस प्रकार एक गरीब लड़का जो बस उसका कसूर था वो पहाड़ पर पाया गया। भाई पहाड़ हमारा, जंगल हमारा, नक्सली बोल के मारा गया। हाँ, नक्सली बोल के मारा गया। जबकि ये रिपोर्ट विधानसभा में बबुलाल मरांडी बात को लेकर गए थे और बहुत सारे नेशनल रिपोर्टर, नेशनल जांच टीम आई, यहाँ जांच किया और फाइनली रिजल्ट आया कि वो एक साधारण सा लड़का था, फ्रस्ट्रेशन किसी और पर उतार दिया गया। तो ठीक उसी प्रकार ये जो फरमान जारी हो रहा है कि पालतू मवेशी लेकर आप नहीं जा सकते हैं तो वहाँ प्रतिबंध होगा, तो इससे क्या होगा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी प्रभावित होने का अवसर माने नुकसान होगा। और साथ ही साथ अगर उन अनुशासन के भंग किए तो जाहिर सी बात है हमें गोलियां मिलेंगी, क्योंकि अगला समुदाय पैसे वाला है, इस बात को मानना होगा। आज गृह मंत्री जो झारखंड के दौरे में है, आप वो 2024 की तैयारी नहीं, वही मुद्दे को लेकर हैं, क्योंकि गृह मंत्री उसी समुदाय से संबंध रखते हैं और सबसे धनी समुदाय, और सबसे धनी समुदाय का सबसे अभी कह सकते हैं पॉलिटिकल दृष्टिकोण से सबसे पावरफुल पर्सन आज की डेट में, भले प्रधानमंत्री टॉप मोस्ट पर्सन है, लेकिन आप बात करें तो गृह मंत्री का जो पावर है वो कहीं कहीं प्रधानमंत्री कभी कभी छिन्न कर देता है। तो वो शख्स आज झारखंड के दौरे में है, वो भले चाईबासा से एंट्री किया है लेकिन वो धीरे धीरे रांची गिरिडीह तक आएगा, रीजन वही है। लेकिन ये हम गरीब लोग समझ नहीं पाते हैं। तो वही बात है कि दादा पूरे झारखंड के युवा नौजवान साहब पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर क्या एक बड़ा जन आंदोलन की तैयारी किया जाए ताकि यहाँ की मूलवासियों की आवाज़ संसद तक गूंजे? क्या इन लोगों की मांग है, उस एक रूपरेखा है, अब इसको लेकर क्या सोचें? नहीं, देखिए इसके लिए सरकार को ही पहल करना होगा। मूलवासियों की आवाज़ संसद तक नहीं गूंजने वाली है, ना हमारा कोई नेशनल चैनल हमें कवर करने वाला है। हम लोग लाखों की संख्या में रहे, हम लोग हज़ारों मर जाएं एक साथ, लेकिन नेशनल न्यूज़ में जगह नहीं मिलेगा। नेशनल न्यूज़ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग नेशनल न्यूज़ जो है सभ्य लोगों का है, नेशनल न्यूज़ कुलीन वर्ग का है, नेशनल न्यूज़ बड़े लोगों का है, व्यापारियों का है। उनकी नज़रों में आदिवासी, मूलवासी, किसान, कामगार, मजदूर, कबीला, हम लोग तो बहुत गंदे लोग होते हैं। हम लोग उनके लिए असभ्य हैं, गंवार हैं, चुहाड़ हैं। हमारा कोई नेशनल न्यूज़ नहीं होगा, कोई नेशनल न्यूज़ नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमारी आवाज़ नेशनल न्यूज़ तक नहीं जाएगी। हमारी आवाज़ पारसनाथ ही सुनेगा, हमें पारसनाथ से ही इंसाफ की उम्मीद है। वो पारसनाथ ही तय करेगा वो किसका है, हमारा है कि अगला का है, उसकी रक्षा किसने की है वही तय करेगा। हमें नेशनल न्यूज़ से आशा नहीं है, ना ही दिल्ली में बैठी सरकार से। हमें अपने आत्मशक्ति पर भरोसा है, अपने एकजुटता पर भरोसा है, हमारे लोगों की जानकारी पर भरोसा है, और वो हमारा है, बस हम इतना जानते हैं। दिक्कत होगा तो हम जुमरा से आह्वान करेंगे कि आए पारसनाथ की हिफाजत के लिए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं अस्मिता का सवाल है। आज पारसनाथ पे हमला हुआ है, कल जुमरा में भी होगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं, गोपनीय रिपोर्ट कह रही है कि जुमरा का जो ज़मीन आसपास का है वह किसी विशेष कंपनी को बेचने की तैयारी चल रही है। तो इसीलिए जुमरा को भी निवेदन होगा जुमरा से कि आज पारसनाथ के लिए खड़ा हो, ताकि एक दिन पारसनाथ जुमरा के लिए खड़ा होगा। और बाकी हम क्या कहना चाहते हैं जुमरा और पारसनाथ समझ ही रहे हैं। दादा से बात करते करते काफ़ी सरल तरीके से विवाद को बताएं दादा, और कुछ बात करते हैं आपसे। 2024 को लेकर क्या विचार है कि इस बार यहाँ पर सरकार जो देख रहे हैं कि जो झारखंडी हित सरकार जो इतने आस से लोगों ने बैठाया, जिसको हम पुरानी सरकार को हटाकर जो नई सर झारखंडी हित के, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से खोखले, युवाओं को हर तरह से ठगा महसूस, ना एक बहाली सरकार करवा पा रही है, ना किसी तरह का रोजगार दे पा रही है। सारे वादे उनके फेल, मतलब किसी तरह से कोई भी माध्यम में झारखंडी हित का फ़ायदा नहीं। क्या आपसे विश्वास है कि इस बार बदलाव 2024 में आपके नेतृत्व में? देखिए, सबसे पहली बात, झारखंड दिल्ली नहीं है। अगर ये दिल्ली होता तो हम लोग सरकार बना लेते हैं, स्टूडेंट की समस्या को लेकर पढ़े लिखे लड़कों को एकजुट करके। लेकिन ये झारखंड है, यहाँ शिक्षा का अभाव है, आज भी चुनाव पैसों से तय होते हैं, आज भी चुनाव मुर्गा दारू से तय होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप दिल्ली से तुलना नहीं कर सकते, ना 2024 में आप पूर्णतः बदलाव लाने की बात कर सकते हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो ये केवल फिल्मी डायलॉग होगा, ये केवल एक रंगीन सपने दिखाने जैसे होगा। लेकिन हाँ, उसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं,
हम मेहनत कर सकते हैं, हम उन्हें आशा दिला सकते हैं, उन्हें हम उम्मीद जगा सकते हैं, बट 100% आश्वस्त नहीं कर सकते हैं कि ऐसा बदलाव होगा, क्योंकि ये दिल्ली नहीं है। दिल्ली में शिक्षा दर है, दिल्ली में साक्षरता दर है, दिल्ली में माने जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास विज़न है। लेकिन हमारे झारखंड के लोग आज भी गाँव में चले जाइए, पारसनाथ का ही मुद्दा है, जो भी गांव है बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। वो तो मैंने बहुत सारे बच्चे हम गए थे जो उनसे पूछ रहे थे, तो एप्पल एरोप्लेन भी नहीं जानते हैं। एक गांव है छोटा सा जहां मैंने स्लेट पेंसिल तक नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे गांव हमारे झारखंड में हैं जो एजुकेशन के अभाव, वैचारिक माने स्थिति ठीक ना होने के कारण, बौद्धिक विकास ना होने के कारण, इसलिए हम इस राज्य में उस तरह का माने बदलाव लाने की अपेक्षा तत्काल नहीं कर सकते हैं। लेकिन संघर्ष करने से एक बदलाव होना चाहिए। और मेरा भी मानना है, चाहे इस राज्य में 22 सालों के इतिहास ने देखा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ सरकार बनाई है, बहुत लूटने का ही कार्य किया है। जो भी रहे, भारतीय जनता पार्टी रहे, कांग्रेस रहे, आजसू रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा रहे, ये मैंने मिशन लेस रहे हैं, विजन लेस रहे हैं। इनके पास मिशन विजन नहीं रहा है। आज देख सकते हैं जो भी इनके मंत्री हैं लगभग 10th में है, तो भाई वो 10th वाले मंत्री कैसे आईएएस को हैंडल करेंगे बताइए। आईएएस पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी में सब छप के आता है, उनका सारा गजट अंग्रेजी में बनता है, उनके सारे माने जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में या तो उसको जिस भी आप शब्द लेकर आते 10वां पास उसे आसानी से नहीं समझ पाए, उतना तो छोड़िए जो ग्रेजुएट किया हुआ लड़का है, जो भारत का संविधान आज के डेट में आप पढ़ेंगे अपरिवर्तनीय, तो इस तरह के कुछ शब्द हैं जो ग्रेजुएट किया हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो फिर तो ये 10th लोग हैं, तो इसीलिए हमारे राज्य का नुकसान भी हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है युवा जो आज सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा सदन के भीतर कैसे प्रवेश करें इस बात पर चर्चा करनी ही होगी। और नहीं करते हैं तो फिर इसी तरह हम लोग सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे, सरकार बदलेंगे लेकिन हमारा भाग्य नहीं बदलेगा। तो इसीलिए भाग्य को बदलना है तो सरकार को नहीं बदलना है, अब सरकार की जो विचार है उसको बदलना है, व्यवस्था को बदलना है। ये पूंजीवादी सोच, ये अनपढ़ नेता विधायक मंत्री, ये परिवारवाद, ये करप्टेड लोग, तो उसके लिए युवा एक पढ़ा लिखा साफ सुथरा छवि का और थोड़ा सा कम आयु का, हम मानते हैं एनर्जेटिक होना चाहिए। अब बूढ़ा लोग थोड़ा सा बहुत देश को देखें 70 सालों से, जितने लगभग झारखंडी जो हैं, जो झारखंडी हित के लिए जो बात करके, जो आंदोलन करके भी नेता आगे बढ़े हैं, लेकिन आज वो अपने स्वार्थ में डूबे हैं, चाहे मंत्री बने, विधायक बने, सब नहीं निश्चय है। देखिए सबसे पहला बात, उनका सबका अपना बेटा बेटी है, परिवार है, तो परिवार को देख रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, वे चाह रहे हैं कि हमारे बाद बेटा विधायक बने या ना बने, कम से कम 2-4 गो कॉलेज खोल देते हैं, 2-4 गो मॉल बना देते हैं, 2-4 गो गाड़ी घोड़ा ले देते हैं, बेटा का लाइफ कटेगा। बाकी का बेटा मरे या जिए क्या मतलब, बाटी का बापे बाट है ही, उन लोग झंडा ढोने के लिए, हमारा गुणगान नारा जिंदाबाद करने के लिए है। तो इसीलिए मेरा मानना है आज जो युवा सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें आज थोड़ा सा सोचना होगा कि इस राज्य की दिशा और दशा को बदलने में उनका क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं के बिना बदलाव संभव नहीं है। और बहुत दुख लगता है, साल भर से आंदोलन को बड़े करीब से मैंने देखा, और जितना करीब से मैंने देखा शायद किसी ने देखा होगा। जितने लोगों के दुख और दर्द से मैंने सामना किया, मैंने समझा, शायद ही किसी और ने ऐसा किया होगा। तो मुझे यही लगता है कि हमारे पास आज एक नई विचारधारा को स्थापित करने का अवसर आया है, एक व्यवस्था परिवर्तन की सोच का समय है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, सफल हो पाते हैं, तो राज्य का कुछ तो सुधार होगा। पढ़े लिखे नौजवान जब सदन के भीतर जाएंगे तो कुछ तो सुधार होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा, लेकिन 100% ना सही कुछ सुधार होगा, राज्य के हित में नियम बनेंगे, कुछ गलत ना हो, ये तो हो सकता है। तो इसके लिए युवाओं को थोड़ा सा पहल करनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। वीडियो लंबे होने के कारण फिर नेक्स्ट जब कभी मिलते हैं फिर बात करते हैं। दादा से धन्यवाद।